गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे डिरेंजमेंट प्रॉब्लम्स की। आज उस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेंगे हम। डिरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिरेंजमेंट बच्चों क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं और वो पांडे क्लासेज में मान लो जो है 5 चेयर्स है, उस पे बैठे हैं, अपने क्लास में बैठे हैं जहाँ पे 5 चेयर्स हैं और 5 स्टूडेंट्स 5 चेयर्स पे बैठे हैं। अब बच्चों वो जो चेयर्स है उन उन 5 स्टूडेंट्स को एलोकेट कर दी जाती है कि भाई ये आपकी चेयर है। 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, उनकी अपनी अपनी चेयर हो गई। उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी चेयर पे अपना अपना नाम लिख दिया, ठीक है ना। किसी ने मान लो जिसका नाम ए है उसने ए लिख दिया, जिसका नाम बी है उसने बी लिख दिया, जिसका नाम है सी उसने सी लिख दिया, डी ई इस तरीके से लिख दिया। अब एक गेम खेलते हैं। वो गेम ये है कि जब वो दोबारा नेक्स्ट डे जब क्लास में आएंगे, और ये जमसन है कि सिर्फ कमरे में 5 चेयर ही है और 5 ही स्टूडेंट है, ये जमसन है। देखो मैथमेटिक्स का एजम्पशन बहुत स्ट्रांग एजम्पशन होता है, और कोई चेयर नहीं है, ठीक है ना। 5 ही चेयर है, 5 ही बच्चे हैं। उनको नेक्स्ट डे जब आना है तो उन्हीं चेयर्स पे बैठना है। लेकिन इस बार कंडीशन है, कंडीशन ये है, अगर ये कहा जाए कि भाई आप कुल कितने डिफरेंट तरीके से उन 5 चेयर्स पे बैठ सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल 120 वेज, 5 डिफरेंट तरीके से 5 बच्चे 5 चेयर पे बैठ सकते हैं, 5 डिफरेंट चेयर्स पे बैठ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब जो ए है ना, अपनी ए वाली चेयर पे नहीं बैठेगा जिसपे ए लिखा हुआ है, और बी जो है ना वो बी वाली चेयर पे नहीं बैठेगा। तो बच्चों ये जो है अब बड़ा जो है कंडीशन लग गया है। ये मान लो जो है चेयर है बच्चों जिसमें ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, और ये स्टूडेंट का नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो ए पे नहीं जाएगा बच्चों, ये अलाउड नहीं है, 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 ये फॉरबिडन है, मना है। ए पे नहीं बैठ सकता है, बी पे नहीं बैठ सकता है, सी पे नहीं बैठ सकता है, डी पे नहीं बैठ सकता है, ई पे नहीं बैठ सकता है, ये फॉरबिडन है। तो कुल कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं? तो बच्चों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट डे जब वो आएंगे बच्चों, नेक्स्ट डे, तो वो कोई भी कहीं पे भी अगर बैठ सकता है, तो कुल कितने डिफरेंट तरीके से वो बैठ सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज। सभी बच्चे अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाएं, या एक बच्चा अपनी चेयर पे बैठ जाए और बाकी बच्चे अपनी चेयर पे ना बैठे, एक अरेंज कर लें एक दूसरे को, तो इसको बोलेंगे अरेंजमेंट प्रॉब्लम। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि कोई भी बंदा अपनी चेयर पे, जैसे ये भी अलाउड नहीं है बच्चों, ए बी सी डी सॉरी ई और डी, ये भी अलाउड नहीं है। ए पे बैठा है, बी पे बैठा है, सी पे बैठा है। देखो बच्चों यहाँ पे ए बी सी डी का मतलब अ चेयर मार्क्ड ए बी सी डी ई, डोंट बी कंफ्यूज। दिस इज अ चेयर विच इज मार्क्ड विथ ए, मार्क किया गया चेयर पे। आपने ही तो मार्क किया था, मैंने बोला था ना 5 बच्चे हैं, और ठीक है। तो बच्चों समझो, बहुत मजा आएगा, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। और ये बहुत आई थिंक अराउंड 100 years ago या विद इन 200 years ओल्ड ये प्रॉब्लम है, नॉट मोर देन। मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में तो 100 साल 150 साल 200 साल बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, तो यू कैन से इट इज अ रिसेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है अब ए पे नहीं बैठेगा, बी पे नहीं बैठेगा, सी पे नहीं बैठेगा, डी पे नहीं बैठेगा, ई पे नहीं बैठेगा, कोई भी अपनी चेयर पे नहीं बैठेगा। ये नहीं कि 3 बैठे हैं, दो दो, नो, दैट इज नॉट डिरेंजमेंट। तो बच्चों अब समझ गए ना बात, मतलब। तो अब क्वेश्चन तो यही है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो है। देखो 3 ले लो, 3 के केस में आपको ज्यादा समझ आएगा। ये मान लो चेयर्स हैं जिन पे ए बी सी मार्क किया गया है। अब एक बी को ए वाले चेयर पे बैठा दो, और यहाँ पे सी को बैठा दो, यहाँ पे ए को बैठा दो, हो गया ना। एक तरीके से आप देखो, यहाँ पे इस वाले अरेंजमेंट में बी ए पे जा रहा है, सी बी पे जा रहा है, और ए सी पे जा रहा है, अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करो,
यहाँ पे सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। दो तरीके हो गए बच्चों, और कोई तरीका नहीं हो सकता है बच्चों। आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो, आपके सामने है। सारे अरेंजमेंट लिख दो पहले तो। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, सारे अरेंजमेंट लिख लो। 6 अरेंजमेंट हो गया ना, देख लो 6 अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से कितने डिरेंजमेंट हैं तो देखो, ये तो बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। बी पे, ये बी बी पे बैठा हुआ है, बी बी चेयर पे बैठा हुआ है, बाहर हो गया। यहाँ पे सी सी चेयर पे बैठा हुआ है, बाहर हो गया। कितने बच गए? 2। तो इसी को बोलेंगे D3 इजिकल टू 2। इसी का नाम है D3 इजिकल टू 2। समझ में आ गई बच्चों बात? तो D3 यहां से 2 आ गया। तो डिरेंजमेंट कितने हो गए? यहाँ पे 2 डिरेंजमेंट हो गए ये। और इसी का फॉर्मूला बच्चों dn इजिकल टू होता है फैक्टोरियल n 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये कल मैंने जो फॉर्मूले वगैरह आपको समझाया था उस तरीके से आप समझ लो, ये सारा फॉर्मूला है। अब आज की क्लास में एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा, ये भी IIT-JEE का ही प्रॉब्लम है, ये मैं बता देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन IIT का मैं ले रहा हूं। I am taking this question which was asked in IIT-JEE examination, and question is there are 5 letters। ये तो मैंने कराया था आपको, इसी में कुछ कंडीशन ऐड कर दी जाएगी। तो there are 5 letters numbered 1 2 3 4 5। 6 letters तो ले लो and 5 envelopes numbered 6 envelopes। सब कुछ अब 6 में जा रहा है। 6 envelopes numbered 1 2 3 4 5 6। The letters, अंकित भाई, हाँ, so the letters are put into envelopes such that no letter goes to its corresponding envelope। That is जो सेम नंबर लेटर जो बच्चों, that is letter 1, letter I does not go to envelope I। letter number I, letter numbered I does not go to envelope I, ये मतलब हुआ। Moreover, the letter numbered 1 always goes to envelope numbered 2। How many total ways are there to put letters into envelopes in this condition? ठीक है ना? satisfying this condition, satisfying ठीक है।
ऑब्वियसली अब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन से फिर से सुन लो। देयर आर 6 लेटर्स numbered 1 2 3 4 5 6 and 6 envelopes numbered 1 2 3 4 5 6. The letter are put into envelopes. तो ऑब्वियसली नेचुरली क्या करना चाहिए बच्चों? लेटर नंबर 1 को लेटर नंबर 1 को एनवेलप नंबर 1 में डालना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। The letters are put into envelopes such that no letter goes to its corresponding envelope. That is, letter I does not go to envelope I, where I is 1 2 3 4 5. Moreover, the number the letter numbered 1, the letter numbered 1 always goes to envelope number 2. ये देखो इसमें एक और कंडीशन दे दी गई है। हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर टू पुट लेटर्स इनटू एनवेलप्स। बच्चों मुझे याद है कि मैं बैठा हुआ था, ये क्वेश्चन हमारी टीम में आया था, ये आईटी का ही प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन को मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन आई थिंक लेस देन 30 सेकेंड्स। पीपल वर सरप्राइज्ड, हाउ डिड यू आपने कैसे किया? फिर बाद में हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि बाकी कोचिंग वाले कैसे इसको सॉल्व किए हैं। आई वाज वर्किंग इन नारायण एट दैट टाइम, तो बाकी कोचिंग का सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, तो सॉल्यूशन जो है हमारा सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट था उनसे, और मैं आपको बताऊंगा, दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये भी इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय कुछ लोगों ने कमेंट्री भी की थी इस प्रॉब्लम के ऊपर, और वो कमेंट्री आज भी अवेलेबल है। आज भी वो कमेंट्री अवेलेबल है कि इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आने चाहिए जिसमें 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को करने में लगता हो, और उन सभी ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है ना, वो 3 मिनट से ज्यादा जो सॉल्यूशन है, 3 मिनट से ज्यादा का सॉल्यूशन लोगों ने प्रोवाइड किया है इस क्वेश्चन का, और कमेंट भी किया नीचे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर ऑफ आईआईटी, उन्होंने कमेंट किया है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर कुछ हैं, कि ये क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा में सॉल्व करना हो तो से कम में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए आईआईटी को। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन लेस देन 1 मिनट। चलो 30 सेकेंड तो नहीं, लेकिन लेस देन 1 मिनट। ठीक है बच्चों? तो देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर 6 लेटर्स नंबर। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझ लो। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे देखो लेटर्स हैं और एनवेलप्स हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम तो वही डिरेंजमेंट का है। ये मान लो लेटर्स हैं और ये एनवेलप हैं। तो बच्चों एक कंडीशन तो ये है, एक तो डिरेंजमेंट है। D6 पूछा गया आपसे कि D6 कितना होगा, राइट? लेकिन D6 में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो पिछली प्रॉब्लम है, ये भी आईटी में आई हुई क्वेश्चन है, तो इसमें तो उन्होंने सिंपली D5 पूछा हुआ है, और इसमें क्या किया इन्होंने कि अब 1 1 में नहीं जा रहा है, 2 2 में नहीं जा रहा, 3 3 में नहीं जा रहा, 4 4 में नहीं जा रहा, 5 5 में नहीं जा रहा, 6 6 में नहीं जा रहा है। तो ये तो हो गया डिरेंजमेंट। लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया है कि लेटर नंबर 1 2 में हमेशा जाता है, हमेशा 1 जो ये हमेशा 2 में ही जाएगा। इसका प्लेस फिक्स कर दिया उन्होंने। ठीक है बच्चों ना? तो यानी 1 1 में नहीं जाएगा तो 1 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, इस तरीके से। तो आप देखो, मैं बता रहा हूं आपको कितना क्रिएटिविटी है इसके सॉल्यूशन में, मजा आ जाएगा आपको जान करके। तो देखो, और आज भी आप जा करके देख लेना, मतलब ये सॉल्यूशन जो है किसी भी जगह पे देख लेना, इससे 60 सॉल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। ठीक है? तो बच्चों देखो, अब हो सकता है कि ये मैं पब्लिक डोमेन में इसको डाल दूं तो बात की बात है। अभी इसको हम पब्लिक डोमेन में भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक आप जाके चेक कर लेना, कहीं किसी ने इससे ज्यादा छोटा सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं है। आई एम टेलिंग ऑन रिकॉर्ड। तो बच्चों देखो, तो यहां पे जो है, देखो इसमें ट्रिक क्या है।
सबसे पहले तो आप D6 निकालो। तो D6 बच्चों निकालने का तरीका क्या होता है? 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये होता है। तो D6 आप निकाल लो। तो D6 निकालने के और भी तरीके हैं बच्चों। D6 निकालने का इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इस फॉर्मूले का। तो यहां से क्या आ जाएगा 5, और बच्चों D1 D2 D3 D4 D5 D6 ये सब वैल्यू तो आपको प्रैक्टिस कर लो खूब निकालने की, 5-6 तक खूब प्रैक्टिस कर लो। तो ये हो जाएगा D5 प्लस D4, और D5 कल हमने D5 निकाला हुआ था। D5 कल कितना 44 था, और D4 पता आपको, आई थिंक D4 भी निकाला था हमने। हाँ D4 9 था बच्चों। गुड, सब कुछ तो हमने करके रखा हुआ है यहाँ पे 9। और ये बच्चों हो जाएगा 5 इंटू 53, और ये बच्चों हो जाएगा 265। हाँ, अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, जो कि अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। वो बच्चों क्या है, देखो 1 2, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये बच्चों एनवेलप है, 1 2 3 4 5 6, ये एनवेलप है, और नीचे लेटर है बच्चों। ये कहा गया कि 1 हमेशा बच्चों 1 जो है बच्चों हमेशा 2 पे जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों 1 यहाँ पे आ गया, 1 इज गोइंग टू 2। अब बच्चों दो केस बनाओ, 1 तो 2 पे चला गया। देखो लेटर नंबर 1, ये लेटर है। 2 के पास बच्चों दो चॉइस है। 2 या तो 1 पे चला जाए, मान लो पहला केस ये हो गया, 2 1 पे चला गया। तो बच्चों 1 2 पे चला गया, 2 1 पे चला गया। तो अब बाकी जो लेटर्स हैं, बाकी जो यहाँ पे जो लेटर्स का प्लेसमेंट होगा, 3 3 पे नहीं जाना चाहिए, 4 4 पे नहीं जाना चाहिए, 5 5 पे नहीं जाना चाहिए, 6 6 पे नहीं जाना चाहिए। यानी कि बच्चों 4 लेटर है आपके पास, 4 लेटर है ऑब्वियसली, और उन 4 लेटर्स को अपने अपने नेचुरल वाले एनवेलप पे नहीं जाना, नेचुरली उनको नहीं जाना अपने एनवेलप में। तो D4 हो जाएगा, D4, ठीक है ना? ये 1 गोज टू, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये केस 1 हो गया, केस 1। केस 2, 1 2 3 4 5 6, ये एनवेलप्स हैं, और ये बच्चों लेटर्स हैं हमारे। हाँ, तो बेचारा 1 तो 2 पे ही जाएगा, ठीक है ना? और इस बार बच्चों 2 इज नॉट गोइंग टू 1, 3 इज नॉट गोइंग टू 3, ये तो ऑब्वियसली है। 4 इज नॉट गोइंग टू 4, 5 is not going to 5, 6 is not going to 6। तो बच्चों यहाँ पे तो 2 1 पे चला गया था, ये तो पक्का था। अब इस बार क्या है बच्चों कि आपके पास यहाँ पे तो 2 प्लेस तो फिक्स हो गया था, 2 प्लेस तो फिक्स हो गया, तो ये D4 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये एक प्लेस फिक्स हो गया है, 2 बच्चों 1 में नहीं जाएगा। देखो बच्चों, अगर अगर 2 1 में नहीं जाएगा, 3 3 में नहीं जाएगा, 4 4 में नहीं जाएगा, 5 5 में नहीं जाएगा, 6 6 में नहीं जाएगा, यानी कि बच्चों आपके पास एक तरीके से देखा जाए तो ये 5 प्लेसेज हैं, और ये 5 एनवेलप लेटर्स हैं, और ये अपने अपने इसके जस्ट ऊपर वाले में नहीं जाएंगे, यानी दिस इज D5, दिस इज D5। सो टोटल वेज इज इक्वल टू D4 प्लस D5, एंड दैट इज इक्वल टू D4 कितना था बच्चों, 9 था ना, और D5 कितना था बच्चों, D5 कल हमने निकाला था 44, 44, and this is 53। This is the solution which was usually given. Now second solution, ठीक है बच्चों? सेकेंड सॉल्यूशन मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, जिससे कि ये क्वेश्चन देखते ही देखते हो जाएगा, ध्यान से सुनो।
और लेटेस्ट बच्चों है आपको भेजने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बच्चों डिरेंजमेंट में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वेज। ये आइडिया आने वाली बात है बच्चों, ये आइडिया आपको पूरा इसीलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद से अच्छे आइडियाज कई बार आ जाते हैं। जब आप IIT-JEE के एग्जाम में बैठोगे ना, तो 5-6 क्वेश्चन में अगर अच्छे आइडियाज आ गए तो 3 मिनट के क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लोगे। और फिर उस बचे हुए, और बाकी लोग तो 3 मिनट का क्वेश्चन 3 मिनट में कर रहे होंगे या ज्यादा मिनट में कर रहे होंगे, लेकिन आपको एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि आप 5 क्वेश्चन को आपने बहुत जल्दी कर लिया, तो बचा हुआ टाइम आप कहीं और यूज कर लोगे। तो ये तभी होगा जब बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। सिर्फ क्वेश्चन 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 करने से नहीं होगा। देखो मैं इतनी देर से एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, थियरी इतना मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताया, ठीक है ना, ये सब बिना बताया भी सिर्फ फॉर्मूला भी बताया जा सकता था, लेकिन उससे आपके अंदर आइडिया कभी नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि ये कहा गया है कि डिरेंजमेंट में क्या होगा, 1-1 में नहीं जाएगा, 2-2 में नहीं जाएगा, 3-3 में नहीं जाएगा, 4-4 में नहीं जाएगा, 5-5 में नहीं जाएगा, 6-6 में नहीं जाएगा, यही डिरेंजमेंट है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 बच्चों जो है 2 में जा रहा है, तो 1-1 में नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 या तो 2 में जाएगा, या 3 में जाएगा, या 4 में जाएगा, या 5 में जाएगा, या 6 में जाएगा। ये तो पक्की बात है। यानी कि बच्चों D6 तो आएगा ही आंसर, लेकिन D6 तो तब आएगा ना जब 1 कहीं पे भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, 1-2 में जा रहा है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि 1-2 में जा रहा है, मान लो लेमडा तरीके से, ऐसे कुल डिरेंजमेंट, सारे डिरेंजमेंट निकालो 1 2 3 इन लेटर्स को एनवलप में पुट करो, तो D6 आ जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ डिरेंजमेंट वाला रिस्ट्रिक्शन है कि 1-1 में नहीं जाएगा, 2-2 में नहीं जाएगा, तो D6 आ जाएगा। लेकिन आप बच्चों ये बताओ कि उन सभी D6 को अगर आप देखोगे, सभी अगर डिरेंजमेंट्स को देखोगे, तो आप वो वाले केस इकट्ठा करो जिसमें 1-2 पे गया होगा। तो ऐसे केस मान लो लेमडा है बच्चों, उतने ही केस होंगे जिसमें 1-3 पे गया होगा, और उतने ही केस होंगे जिसमें 1-4 पे गया होगा, उतने ही केस होंगे जिसमें 1-5 पे गया होगा, और उतने ही केस होंगे जिसमें 1-6 पे गया होगा। यानी बच्चों 1 के 2 पे जाने वाले डिरेंजमेंट और 1 के 3 पे जाने वाले डिरेंजमेंट, 1 के 4 पे जाने वाले डिरेंजमेंट, 1 के 5 पे जाने वाले डिरेंजमेंट, और 1 के 6 पे जाने वाले डिरेंजमेंट, ये सभी इक्वल होंगे। या लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ चाहिए बच्चों कि 1-2 पे जाएगा। सो द आंसर इज D6/5। एंड व्हाट इज D6? D6 हमने निकाला था बच्चों, ये निकाला था 5 into 53/5 and this is 53। दिस इज द आंसर। अब जरा बताओ कितने लोगों ने इस बात को समझा? जिन्होंने समझा होगा उनको बहुत मजा आएगा, जिनको नहीं समझ में आया उनको भी और खुश होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एंड आपको इसको समझना है। आप कोई बड़ी प्रॉब्लम आप कर रहे हो और उसको समझना है, तो घर पे जाके समझ लेना, या आप मुझसे क्लास के बाद से डिस्कस कर लेना, या अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो। बताओ कितने लोग हैं जो सेकंड सॉल्यूशन को कैच कर पाए हैं? जस्ट चैट करके बता दो। देखो बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, देखो डिरेंजमेंट तो आप जानते ही हो क्या होता है। डिरेंजमेंट बच्चों जो है होता है कि अगर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट हैं, मान लो 6 लेटर्स हैं और 6 एनवलप हैं, तो लेटर 1 को आप एनवलप 1 में नहीं डालोगे, लेटर 2 को आप एनवलप 2 में नहीं डालोगे। वैसे तो लेटर 1 एनवलप 1 में जाना चाहिए, लेटर 2 एनवलप 2 में जाना चाहिए। तो ये तो हो गया डिरेंजमेंट। क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था बच्चों कि ये अगर पूछा गया होता कि 1-1 में नहीं जा रहा है, 2-2 में नहीं जा रहा है, 3-3 में नहीं जा रहा है, तो ये तो आता आंसर D6। लेकिन बच्चों आप ये बताओ कि जब 1-1 पे नहीं जा रहा है, तो 1 के 2 पे जाने का चांस, 1 के 3 पे जाने का चांस, 1 के 4 पे जाने का चांस, 1 के 5 पे जाने का चांस, और 1 के 6 पे जाने का चांस तो इक्वल होगा ना। तो जितने तरीके, वो सारे डिरेंजमेंट जिसमें 1-2 पे जा रहा है, उतने ही होंगे जिसमें 1-3 पे जा रहा है, 1-4 पे जा रहा है, 1-5 पे जा रहा है, 1-6 पे जा रहा है। यानी
यानी 5 कैटेगरी बन जाएगी बच्चों। यानी D6 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे कुल डिरेंजमेंट जिसमें लेटर नंबर 1 एनवेलप नंबर 2 में ही जा रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन अगर आपसे ये होता बच्चों, मान लो डिरेंजमेंट का प्रॉब्लम ये होता कि ऐसे कुल कितने तरीके हैं जिसमें 1 3 पे जा रहा है, तो यही आंसर आता। 1 4 पे जा रहा है, यही आंसर आता। 1 5 पे जाता, यही आंसर आता। 1 6 पे जाता, यही आंसर आता। D6/5। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? एक बार चैट करके बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो, और नहीं आया तो डोंट बादर, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों डिरेंजमेंट जो है समझने वाली टॉपिक है, और थोड़ा समय दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और थोड़ा समय दोगे तो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया डिरेंजमेंट, जिसपे थोड़ा बहुत आप लोग टाइम दोगे तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बच्चों हम लोग लेने जा रहे हैं, फ्यू ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का मतलब बच्चों जो है, हमारा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का मतलब है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने अभी तक सीखा है उसको थोड़ा अप्लाई करके मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों। पांडे क्लासेज ऐप पे आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उसको जाके पढ़ो अच्छे तरीके से, उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। तो चीजें बहुत क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी और ज्यादा, क्योंकि देखो क्लास अटेंड करना एक एक इंटीग्रल पार्ट है, उसके बाद से घर पे जाकर के बैठ करके स्टडी करना, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी पार्ट है। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन मान लो, पहला टाइप, देयर आर n lines there are n lines no two there are n lines no two of them are parallel and no three of them are concurrent। लिखो बच्चों, मतलब बच्चों आपके पास n लाइंस हैं और कोई भी 2 लाइन अगर लोगे तो पैरेलल नहीं है, ऐसी नहीं है, और कोई भी 3 लाइन लोगे तो वो कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट का मतलब सेम पॉइंट से पास होना। ऐसी n लाइंस हैं। जैसे कि बच्चों मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, और तीसरी लाइन ये है। तो आप बच्चों देखो, ये लाइन 1 है मान लो, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, तो 1 and 2 आर नॉट पैरेलल, 2 and 3 आर नॉट पैरेलल, 3 and 1 आर नॉट पैरेलल, एंड द लाइन 1 to 3 आर नॉट कंकरेंट। जैसे देखो अगर ये यहीं से पास करती तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, no two of them are parallel, but if you see the 3 lines they are passing to the same point, concurrent इसको बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं है बच्चों, ऐसी वाली कंडीशन है, ऐसी वाली कंडीशंस। तो बच्चों क्या होता है ऐसी वाली कंडीशन में, there are n lines, no two of them are parallel and no three of them are concurrent, then the number of point of intersection is equal to nc2। is equal to nc2। nc2 बच्चों क्यों होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे बच्चों अगर मान लो ये n लाइंस अगर आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया कि ये n लाइंस कितने पॉइंट पे, और ऑब्वियसली बच्चों ये प्लेन में, इन ए प्लेन, ये नोट कर लो, इन ए प्लेन की बात हो रही है, प्लेन के बाहर नहीं। तो बच्चों अगर जैसे आपसे पूछा जाता है कि n लाइंस दी गई हैं, नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, नो थ्री ऑफ देम आर concurrent, then at how many points they intersect, how many point of intersections are there। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपके पास n लाइंस हैं तो बच्चों 2 लाइन को चूज कर लो, कोई भी 2 लाइन,
कोई भी दो लाइन चूज करने का तरीका कितना होगा, NC2, और वो दो लाइन जो है बच्चों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, तो NC2 into 1 यू कैन से, दैट इज NC2, क्योंकि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो NC2 हो जाएगा। जितने तरीके होंगे बच्चों दो लाइन को सिलेक्ट करने का, उतना ही तरीका होगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। इसी में बच्चों दूसरा केस, दूसरा टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये आप नोट कर लो। If there are n points, no three of them are collinear। बच्चों दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होता है, एक लाइन मिलेगी, लेकिन तीन पॉइंट अगर दिए गए हैं बच्चों ये, तो ये कोलिनियर नहीं है। देखो, तो अगर n पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों और वो उनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, इफ देयर आर n पॉइंट्स, नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, देन the number of different lines is equal to number of different lines joining two of them, joining two points is equal to, again बच्चों अगर मान लो आपके पास तीन पॉइंट हैं, मान लो ये तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, कितनी लाइन बना सकते हो, एक यहां बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो आप तीन में से बच्चों जो है, आप तीन पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट चूज करो तो एक लाइन मिलेगा, तो यहां पे भी आ जाएगा बच्चों NC2। ठीक है ना। तीसरा केस बच्चों, तीसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, number of triangles, number of triangles that can be formed, number of triangles that can be formed from n points such that no three of them are collinear, is equal to NC3। बच्चों तीन पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है तो NC3 हो जाएगा। चौथा पॉइंट बच्चों, ये सब कुछ ऐसे ही कुछ फॉर्मेलिटीज है बच्चों, जिससे आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लगेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स, number of diagonals that can be drawn in a n-sided polygon is, तो बच्चों मान लो n पॉइंट्स आपको दिए गए, ऐसे सोचो n पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बच्चों, तो n पॉइंट्स है और नो टू n points are such that no three of them are collinear, so how many straight lines you can draw out of those n points। बच्चों मान लो n पॉइंट, एक है ये, मान लो पॉइंट्स है बच्चों ये, तो एक तो आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे इसको, एक दो तीन चार पांच छह, तो यानी 4C2 जो है होगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस। चार तो साइड में यूज हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वही डायगोनल होता है। तो बच्चों इज इक्वल टू NC2 minus n, and after simplification you will get n into n minus 3/2।
ठीक है बच्चों, ये बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन जो है, ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये नोट कर लो आप। अब बच्चों जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा मिक्सर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, फिर पूछा जाता है आपसे। तो जैसे कि आप लिखो, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच are in the same straight line. No three of them, no 3 of which are in the same straight line. Except 4 points which are collinear. Find the number 1 number of straight lines obtained from the pair of these points. Number 2, number of triangles that can be formed with the vertices at these points. तो बच्चों देखो, क्वेश्चन इज सिंपल। थोड़ा सा आपको 10 पॉइंट है बच्चों, और जो पहले वाली कंडीशन थी कि इफ देयर आर 10 पॉइंट्स एंड नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, और आपसे पूछा जाता बच्चों पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स, तो आप बोलते 10C2। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्या होगा, इनमें से 10 में से 4 तो बच्चों जो एक लाइन पे लाई, 4 तो बच्चों जो है कोलिनियर है। देखो 1 2 3 4, और बाकी जो है पॉइंट्स बच्चों 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 6, ये बच्चों ऐसे ही हैं कि इनमें से कोई भी 3 लोगे तो वो एक लाइन पे लाइन नहीं करती हैं। तो बच्चों देखो, नंबर 1 का जो जवाब होगा, तो क्या होगा, देखो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो आप 10 हैं तो आप 10C2 लाइन्स होंगी, क्योंकि बच्चों 2 पॉइंट अगर सेलेक्ट करोगे, 10 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो एक लाइन बनाएगा। लेकिन इनमें से घटाना पड़ेगा 10C2 माइनस, बच्चों ये जो सारी की सारी पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप इनमें से कोई भी 2 लोगे तो एक लाइन मिलेगी, और इन दोनों को लोगे तो वही लाइन मिल जाएगी, तो यानी कि -4C2, ये घटा दो। क्योंकि बच्चों इन पॉइंट्स को अगर आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लोगे, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लोगे, या इनमें से भी कोई 2 पॉइंट लोगे, तो हमेशा एक ही लाइन मिलेगी, तो -4C2 कर दो, 10C2 में से 4C2, क्योंकि 10C2 तो तब होगा जब आउट ऑफ द 10 लाइंस नो 3 ऑफ द लाइंस फॉर्मिंग द सेम लाइन, और they are collinear.
तो ये बच्चों हमने घटा दिया, लेकिन अब ये लाइन भी तो ऐड करना चाहिए ना, ये लाइन तो आपको ऐड करना ही है, तो इसमें 1 ऐड कर दो। तो फिर आपका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 10c2 10 into 9 by 2 into 1 minus 4 into 3 by 2 into 1 plus 1, और ये हो जाएगा 45 minus 6 plus 1। समझ में आया बच्चों? तो दैट इज इक्वल टू 40। दूसरा केस बच्चों, ये तो पूछा गया था आपसे कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। दूसरा बच्चों ट्रायंगल पूछा गया है, तो बच्चों ऑब्वियसली ट्रायंगल क्या करोगे आप, 10c3, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि इन 4 में से 3 पॉइंट को लोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा बच्चों, तो क्या करो 4c3 घटा दो इसमें से, -4c3, क्योंकि इनसे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इनमें से 4 में से कोई भी 3 पॉइंट लोगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। तो 10c3 -4c3, तो जो 10c3 कितना होता है 120 -4c3 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 116। देख लो, कोई डाउट अगर है तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चों और क्वेश्चन जिसको हम चेस बोर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं बच्चों। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स are there in a chess board? तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। आप बताओ चेस बोर्ड में बच्चों कुल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये क्वेश्चन है। जो चेस बोर्ड होता है बच्चों को पता ही है कि उसमें कुछ, जैसे कि मान लो ये मैंने ले लिया, मान लो ये ले लिया, ये चेस बोर्ड तो नहीं है, ठीक है ना, 2x2 का एक स्क्वायर है, वो बच्चों 8 चेस जो होता है 8x8 का होता है। मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप विजुलाइज तो कर ही लोगे, यही तो खासियत है कि हम मेंटली विजुलाइज कर सकते हैं, घर पे आप बना के देखना। तो 2x2 का है बच्चों, तो 2x2 में बच्चों कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है आप देखो, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, ठीक है बच्चों। और एक रेक्टेंगल बच्चों कैसे बनता है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन से बनता है। तो बच्चों आंसर यहां पे आ जाएगा, एक चेस बोर्ड में बच्चों देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस बच्चों मैं बोल रहा हूं, एंड 9 वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उनको मैं बोल रहा हूं। सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी इक्वल टू 9c2। आप बच्चों 9 लाइन में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल चाहिए, इनटू 9c2। बच्चों 2 लाइन, अब 4 लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 9 वर्टिकल लाइन में से 2 वर्टिकल लाइन, और ये जो 4 जो बनेंगे ना एक एक रेक्टेंगल बनाएगा। तो 9c2 इंटू 9c2 ये आ जाएगा बच्चों, और 9c2 इंटू 9c2 की वैल्यू कितनी आती है ये आप निकाल लेना, आई थिंक 9 इंटू 8/2 इंटू 1 इंटू 9/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 36 इंटू 36, ठीक है ना। और ये बच्चों हो जाएगा 1296, ठीक है। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड, तो बच्चों आप लोग जानते हो कि जो स्क्वायर होते हैं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तो सारे स्क्वायर्स तो इसमें शामिल हैं ही हैं इस नंबर में 1296 में, लेकिन हमको सिर्फ पूछा गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और कोई भी 2 वर्टिकल लाइन बच्चों
random horizontal line, two horizontal line and random two vertical line will not form a स्क्वायर। वो तब फॉर्म करेंगी जब इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का गैप और इन दो वर्टिकल लाइन के बीच का गैप भी सेम हो। तो बच्चों देखो, आप सबसे पहले तो 1/1 एडिशन प्रिंसिपल लगा, 1/1 स्क्वायर निकालो, 1/1 स्क्वायर। तो बच्चों 1/1 स्क्वायर कैसे निकलेगा? आप पहली हॉरिजॉन्टल लाइंस आप सेलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4 5 ले लो, 5 6 ले लो, 6 7 ले लो और 7 8 ले लो और 8 9 ले लो। तो ये कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो बच्चों? 8 वेज। और वर्टिकल लाइंस का सिलेक्शन बच्चों कैसे कर सकते हो आप? 1 2 ऐसे ही 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। तो ये भी 8 वेज, 8 वेज। So therefore total 1/1 squares will be equal to 8 into 8। क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे आप क्यों ये 8/8 होगा? क्योंकि देखो ये हमारा चेस बोर्ड है, मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है इधर और इधर 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 ऐसे एक्सपेंड कर रहा है। तो दो हॉरिजॉन्टल आपने लिया, लाइन लिया, ये लिया और फिर ये दो वर्टिकल लाइन ले लिया, तो ये स्क्वायर बन गया। क्योंकि इन यहाँ पे तो आप ये इंश्योर कर रहे हो ना कि इनके बीच का गैप 1 ही हो। तो ये 1/1 के स्क्वायर कितने होंगे? 8 into 8 64 होंगे। और आप जानते भी हो 64 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। दूसरा केस 2/2 स्क्वायर। और ये इन जनरल भी बच्चों कर लोगे, जहां पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस सेम नहीं होंगी, वहां पे भी कॉन्सेप्ट यही ऐसे ही यूज होगा। तो 2/2 स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 3 ले लो, 2 4 ले लो, 3 5 ले लो, 4 6 ले लो, 5 7 ले लो, 7 9 ले लो। क्योंकि अब बच्चों 1 और 3, 1 और देखो 1 ले लो और 3 ले लो, तो इनके बीच का गैप कितना है? 2 है। तो 2/2 स्क्वायर यहां से बनेगा। और वर्टिकल लाइन में भी ऐसे ही करोगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास बच्चों आप जो है ना, जैसे कि आप 2 बार 3 बार वीडियो को वॉच कर लेना, ये रिकॉर्ड तो क्लास हो ही रही है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों। चीजों को देखो, चीजें जो है होने में थोड़ा देर लगती हैं, और घर पे जाके जरूर पढ़ाई किया करो बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 3, वर्टिकल लाइंस तो ये कितने तरीके से हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5। देखो 1 3 2 4 3 5 4 6 4 6 5 7 7 9। तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, हाँ 6 8 7 9। तो बच्चों 7 वेज। और वैसे वर्टिकल लाइंस के लिए भी बच्चों 7 वेज होंगे। तो बच्चों प्रोसीडिंग इन दिस वे, टोटल टोटल आप लिख लेना सारा केस, टोटल 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 स्क्वायर्स इसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे। टोटल स्क्वायर्स आएंगे बच्चों, आएंगे 8 into 8 plus 7 into 7 and so on plus 1 into 1, that is 1 square plus 2 square and so on up to 8 square, and that is ये बच्चों फॉर्मूला एक होता है, आप बस जान लो कि 1 square plus 2 square and so on n square, ये फॉर्मूला होता है। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है। तो यहां से 8 into 9 into 17 upon 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 204। ये फॉर्मूला बच्चों आपको अगर नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो।
यहाँ पे कहीं मैं आपको नोट करा देता हूँ, नोट कर लो आप ये फॉर्मूला, नोट 1 + 2 + 3 and so on up to n is equal to n plus 1/2, sum of the first natural number and sum of the square of the first natural number is equal to n plus 1, 2n plus 1/6 and sum of the cube of the first n natural number n plus 1/2 का होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि बच्चों आपके दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्योंकि 1 1 1 1 1 2 3 4 ये 4/3 का बच्चों रेक्टेंगल है, इसमें कुल कितने रेक्टेंगल होंगे और इसमें कुल कितने स्क्वायर्स होंगे। तो बिल्कुल बच्चों केस वैसे ही बनाओगे, हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ rectangles and squares in the following figure, in the following picture। तो ये बच्चों आपके सामने पिक्चर है और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अब बच्चों एक और क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। बच्चों if there are n lines and m lines and n circles with reasonable restriction, जो हमने आपसे अभी बात किया था, at how many points find the maximum number of point of intersection। तो बच्चों आपके पास there are m lines and n circles, you have to find the maximum number of point of intersection out of these m lines and n circles। and obviously वो जो लाइंस के ऊपर जो कंडीशन होनी चाहिए और सर्कल के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन सेंस से आप समझ लेना। ये नहीं कि दो सर्कल कोइंसाइड कर जाएंगे, तो दो सर्कल कोइंसाइड कर जाएंगे तो बच्चों इनफाइनेटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो वो सब नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। दो सर्कल ऐसे लेंगे, देखो ये वाले सर्कल, ये दोनों देखो, दो सर्कल बच्चों मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दो डिफरेंट सर्कल है तो 2 पॉइंट पे करते हैं। और दो लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे करती हैं। और एक सर्कल और एक लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे करते हैं। ये बच्चों केस आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या आएगा, MC2। बच्चों m लाइंस हैं और दो लाइन से एक पॉइंट मिलेगा, तो MC2 हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। और n सर्कल है बच्चों, तो n सर्कल इंटू 2 करोगे। क्यों करोगे कि 2, क्योंकि दो सर्कल बच्चों अगर लोगे, दो सर्कल लोगे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो n सर्कल लोगे अगर, तो NC2 इंटू 2 करोगे, क्योंकि बच्चों एनी पेयर ऑफ द सर्कल चूजन इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, सो NC2 इंटू 2 प्लस 1 line and 1 circle, so MC1 into NC1 into 2, why 2? देखो ये हो गया केस ए, ये हो गया बच्चों केस 2, ये ए है और ये बी है और ये सी है। समझ में आया बच्चों, कुछ तो जवाब दे दो, समझ में आ रही है बात ये।
ठीक है ना, सोचना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर अगर ठीक से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। तो बच्चों ये तो कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको किया। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक आने वाला है, और जिसका नाम है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, वो डिस्कस करेंगे।